सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। सबसे पहले कोशिका क्या है? एक ऐसी संरचना जिसमें जीवन यापन करने की सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, एक ऐसी संरचना जिसमें जीवन यापन व जिसके अंदर जीवन यापन करने वाले सभी कार्य संपन्न हो रहे हैं। Our structure, there are all living activities in carrying out. It's called cell. तो सबसे पहले मेथियस लाइडेन 1838 में क्या बता रहे हैं, जो कि एक जर्मन के बोटेनिस्ट हैं, वनस्पति वैज्ञानिक हैं। उन्होंने क्या बताया कि जितने भी पौधे हैं वे अलग अलग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब दूसरे नंबर पर आए 1839 में, 1839 में थियोडोर स्वान। स्वान ने क्या बताया, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया कि कोशिका के उन्होंने पता लगाया कि कोशिका जो सेल है उसके बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसको उन्होंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन बोला, जीव द्रव्य झिल्ली। तो जीव द्रव्य झिल्ली की खोज किसने करी? थियोडोर स्वान ने। और मेथियस लाइडेन ने केवल एक क्या दिया है, कथन दिया है। ठीक है, क्या कि जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। 1839 ने खोज करी, किसने? स्वान ने। और 1838 में जर्मनी जो बोटेनिकल जो साइंटिस्ट थे स्लाइडेन, उन्होंने ये कथन दिया। अब ये दोनों क्या कर रहे थे, बातें बता रहे थे। ठीक है, एक तो कथन दे रहा है, एक खोज करा, किसके ऊपर? सेल के ऊपर। बट जब लोगों ने पूछा कि जो ये सेल है ये गुणन कैसे कर रही है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करती है, डिवीजन कैसे करती है, एक पौधा इतना था अब वो इतना बड़ा कैसे हो गया, एक जंतु छोटा था अब ये बड़ा कैसे हो गया, तो वो बता नहीं पाए थे। उसके करीबन 15 साल बाद 1855 में कौन आए? रिडोल्फ बिरचू आए। ठीक है, रिडोल्फ बिरचू ने एक कथन दिया जिससे सारा जो सेल का मामला था वो क्लियर हो गया। उन्होंने कहा ओमनी सेलुल ई सेलुला। उन्होंने कहा कि कोशिका जो विभाजन होता है वे नई कोशिकाओं जो नई कोशिकाएं बनती है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से होती है। मतलब मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। ओमनी सेलुल ई सेलुला, मतलब पुरानी सेल से नई सेल का निर्माण होता है। तो इससे क्या हो गया कि हमें पता लग गया है कि सेल अपने आप ही डिवीजन होती है। तो ये जो अभी ये जो डिवीजन वाला टॉपिक है ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि जंतु कोशिकाओं में दो तारक केंद्र होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं। अब इन दोनों को क्या बोलते हैं? तारक का है, सेंट्रोसोम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो एक सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, मतलब वर्ल्ड की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, जो कि कितनी बड़ी है? 0.3 माइक्रोमीटर की है। उसकी लंबाई क्या है? 0.3 माइक्रोमीटर। अब सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। अब मनुष्य में जो ह्यूमंस में पाई जाने वाली सबसे लंबी लंबी कोशिका कौन सी होती है? वो होती है हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है ना, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स में ऐसी कौन सा कोशिकांग है ना? कोशिका में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है? तो कौन सा अंगक है जो झिल्ली रहित होता है? वो होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम कैसा है? झिल्ली रहित है। और केवल राइबोसोम ही एक ऐसा अंगक है जो प्रोकैरियोट्स में मिलता है और यूकैरियोट्स में मिलता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट कोशिका कौन सी होती है? देखो भाई उदाहरण देखो, पहला हो गया बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं। दूसरा हो गया हमारा नीलहरी शैवाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तीसरा माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। तो इसमें हम ज़्यादातर इन्हीं तीनों के ऊपर फोकस करेंगे, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब प्लूरोनिमोनिया, अभी मैंने माइकोप्लाज्मा के साथ पीपीएलओ बोला, तो पीपीएलओ मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया समजीव। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जीव, ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर क्या नहीं है? झिल्ली नहीं है, जिसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर उसका आकार जो है, भित्ति नहीं है ना, तो उसका जो आकार है वो निश्चित नहीं रहेगा, तो वो बदलती रहेगी। ठीक है, तो वह जीव जिनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, यह केवल प्रोकैरियोट जीव के लिए होता है। प्रोकैरियोट्स के लिए हमने एक ग्रुप बनाया पीपीएलओ, जिसमें माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, अब फिर से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लो कौन सा ऐसा प्रोकैरियोट्स है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो कौन सा? माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ, जिसे हमने बोला है। अब देखो भाई जीवाणुओं के आकार क्या क्या होंगे। देखो जीवाणु है, अब
ऐसा थोड़ी ना एक ही टाइप के जीवाणु होंगे, अलग-अलग प्रकार के जीवाणु होंगे। तो हमने उन्हें एक तो शेप्स के आधार पे बाँटा है, आगे जाके हम उन्हें सेल वॉल के आधार पे बाँटेंगे, ठीक है? और एक और बाँटेंगे जिसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स की परत मिल रही होगी, उसके आधार पे भी। तो जीवाणु के आकार और आकृति कौन-कौन सी होती है? तो 4 हम मेन आकृति मानते हैं। एक गोलाकार जिसे हम कॉक्सिक्स बोलते हैं, है ना? एक दंडाकार जिसे हम बैसिलस बोलते हैं ना, जैसे एक उदाहरण में हम दही वाले बैक्टीरिया लेंगे, है ना? उसका नाम ही ऐसे कुछ है बैसिलस, है ना? और जैसे कि एक सर्पिल आकार स्पाइरल बोलते हैं ना, सर्पिल आकार कैसे जो कॉमा जैसे होते हैं ना, कोशाकार सॉरी सर्पिल आकार जैसे इस तरीके से जो स्पाइरल के आकार के होते हैं, और कोशाकार विब्रो जो कॉमा आकार के होते हैं। तो ये 4 कुछ मेन क्या है शेप्स हैं बैक्टीरिया के। अब क्वेश्चन फिर से आया है कि भई जो प्रोकैरियोट जीव हैं उनका जो डीएनए होता है ना? वो कैसा होता है? वो जो डीएनए है क्या उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन है उस पे लपेटा हुआ डीएनए होता है? अब जो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा हुआ डीएनए होता है, उसको हम नग्न डीएनए नहीं बोलते हैं, है ना? अब नग्न डीएनए कौन सा होता है? प्रोकैरियोट्स में जितने भी डीएनए होते हैं, है ना? वो सब कैसे होते हैं? नग्न डीएनए होते हैं, नग्न आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, और उस नग्न डीएनए को हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए, ठीक है? जीनोमिक डीएनए। अब नग्न डीएनए क्या होता है ये तो बता दिया मैंने, है ना? हिस्टोन प्रोटीन की पैकेजिंग नहीं हुई होती है। अब कोशिका का निर्देशक कौन होता है ये बताओ? तो कोशिका का निर्देशक कौन होता है? डीएनए होता है। अब प्रोकैरियोट्स की बात करते हो जीनोमिक डीएनए होता है। अब ये बताया किसने था? ये बताया था हैमरलिंग ने, है ना? हैमरलिंग ने रिसर्च करी थी एसिटाबुलेरिया एक नाम की क्या है, एक एल्गी है ना? तो उसमें उन्होंने रिसर्च करी और उससे हैमरलिंग को पता लगा कि कोशिका का निर्देशक, उन्होंने बताया था कोशिका का निर्देशक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए, ठीक है? तो उस वही कार्य को नियंत्रण करता है एक सेल के। अब देखो भाई डीएनए अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो 2 तरह के डीएनए मिलेंगे। एक तो वही जो हमने बोला हमारा आनुवांशिक पदार्थ, एक और डीएनए होता है जो कि किसको क्या कहते हैं? प्लाज़्मिड डीएनए बोलते हैं। वो भी गोली होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है? अब ये जो प्लाज़्मिड डीएनए ना उसके ऊपर आगे जाके हम पढ़ेंगे 12th क्लास में, पर यहाँ पर हम एक एक थोड़ा-सा चीज़ हम देख लेते हैं, ये करता क्या है? ये प्रतिरोधी जो होते हैं ना, जो प्रतिजीवी रहते हैं उसके खिलाफ काम करता है ना? मतलब मान लो कोई बैक्टीरिया ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमारे सेल के ऊपर, बॉडी के ऊपर, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है? उसको ख़त्म करने के लिए। तो जो बैक्टीरिया के अंदर ये वाला डीएनए होगा, जिसको हमने प्लाज़्मिड डीएनए बोला, वो उस एंटीबायोटिक्स के खिलाफ काम करेगा, ठीक है? प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं ये प्लाज़्मिड डीएनए। तो वो खतरनाक तरह का एक क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, जो कि हमारे एंटीबायोटिक्स के ऊपर खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है? अब एक और फिर से फैक्ट्स आए कि राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट यूकैरियोट के अंग नहीं पाए जाते, जो भी मैंने बताया, ठीक है? अब देखो भाई एक और चीज़ होती है कि प्रोकैरियोट कोशिका के अंदर है ना कुछ विशेष प्रकार के अंतःवृष्ट मिलता है। अंतःवृष्ट मतलब होता है कुछ निकला हुआ भाग, है ना? अब ये निकला हुआ भाग जो होता है वो झिल्ली होती है। अब ये झिल्ली एक विशिष्ट प्रकार से क्या होती है? अपना आकार बनाती है और आगे की ओर निकल जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? मीज़ोसोम बोलते हैं, ठीक है? कई-कई जगह पर मीज़ोजोम भी आता है और ये मैंने लिखा है मीज़ोसोम, ठीक है? तो ये एक क्या है? झिल्ली है जो कि अंतर्वलन हो गई है, मतलब बाहर की तरफ उभर गई है, ठीक है? तो अब अभी हम झिल्ली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखो ये सेल है, ठीक है? अब सेल के जब हम पढ़ाई करेंगे, सेल के ऊपर स्टडी करेंगे तो सबसे ऊपर क्या आएगी? भित्ति आएगी, है ना? भित्ति के अंदर झिल्ली आएगी, फिर उसके अंदर जो उसकी बॉडी है, जो उसके अंगक हैं, उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? उसकी वॉल के बारे में। अब वॉल से पहले हम एक छोटी-सी चीज़ देखते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स कुन किच क किसी-किसी बैक्टीरियाज़ में होता है, ठीक है? ग्लाइकोकैलिक्स एक तरह की परत है जो कि शर्करा की, शुगर की बनी होती है, ठीक है? और यही परत क्या करती है? यही बीमारी फैलाती है। संक्रमणशील जो होती है ना? जो बीमारी फैलाने वाली होती है, वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स की परत, और ये 2 टाइप की होती है। एक तो मान लो पतली सी है ना? जिसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, अपंक स्तर, ठीक है? इसको लूज़ ले उसमें बोलते हैं लूज़, ठीक है? और एक होती है मोटी सी दृढ़, जिसको हम बोलते हैं संपुटिका या कैप्सूल, ठीक है? तो क्या ग्लाइकोकैलिक्स के आधार पे भी बैक्टीरिया 2 टाइप के हो गए। एक तो हो गए जो हमारे कैप्सूल वाले हैं, और एक कौन से हो गए? स्लाइम लेयर जो पतली लेयर वाले हैं।
अब कोशिका भित्ति के ऊपर बात करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स खत्म, कोशिका भित्ति एक पतली स्तर होती है बैक्टीरियाज में, ठीक है। अब यह क्या बन करती है, बताओ, एक वॉल क्या करती है, वॉल वॉल संरचना को बनाए रखती है, स्ट्रक्चर को बनाए रखती है। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर बनाए रखती है। माइकोप्लाज्मा में नहीं थी तो स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था, उसका स्ट्रक्चर बदलता जा रहा था माइकोप्लाज्मा का। पर और बैक्टीरियाज में वॉल रहती है, तो वो क्या बनाती है, संरचना और फटने से भी बचाती है। मान लो कोई सेल में ज़्यादा जीव द्रव्य भर गया तो वो फट सकता है, तो फटने से भी बचाने का कार्य कौन करती है, कोशिका भित्ति बैक्टीरियाज को, ठीक है। सभी के जैसे प्लांट्स में रहती है कोशिका भित्ति, हमारे अंदर नहीं है भित्ति, ठीक है। अब कोशिका भित्ति के आधार पे भी जीवाणुओं को दो टाइप्स में बांटा है। किसने बांटा है, एक ग्राम नाम के क्या थे, वैज्ञानिक थे, है ना, क्रिश्चियन ग्राम नाम था उनका। तो उन्होंने सेल्स को दो टाइप में बांट दिया, किसके आधार पर, सेल वॉल के आधार पर, कि जिन सेल वॉल पर रंग चढ़ रहा था, मतलब कि उन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने क्या करा था कि सबसे पहले दो सेल लिए, दो अलग अलग टाइप के सेल लिए, है ना, उनके ऊपर डाई डाली। अब डाई कौन सी थी ये सब क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे क्रिस्टल वॉयलेट डाई डाली, ठीक है। अब उस डाई को फिर जब उन्होंने क्या करा, उन सेल को धो दिया, अल्कोहल से धो दिया। अब फिर क्या करा, अल्कोहल से धोने के बाद पानी से धो दिया, तो ये सब करा। जिस सेल के ऊपर रंग चढ़ा रह गया उनको उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव, और जिन सेल के ऊपर रंग उतर गया उन्हें बोला ग्राम नेगेटिव। तो ये बात समझ में आई, मतलब वे जीवाणु जिनके ऊपर रंग चढ़ा रह गया उनको ग्राम पॉजिटिव, और जिनके ऊपर रंग नहीं चढ़ा, छूट गया, वो ग्राम नेगेटिव। तो इस आधार पे दो भाग में बांट दिया बैक्टीरियाज को। अब जीव द्रव्य झिल्ली के ऊपर बात आते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स खत्म, कोशिका भित्ति खत्म। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले ये कैसी रहती है, ये अर्ध पारगम्य रहती है, पारगम्य रहती है, किस तरीके से रहती है, यह अर्ध पारगम्य रहती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। मतलब ये चयन करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। तो अर्ध पारगम्य होती है, जिसको हम वर्णात्मक बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें विशेष झिल्लीमय संरचना होती है, जिसे मीजोजोम, अभी मैंने बोला था मीजोजोम या मीजोजोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रकार के मीजोजोम होते हैं, मतलब किस आकार से झिल्ली निकलती है, अब ये बेफालतू तो नहीं निकल रही है, तो इसका कार्य होगा। तो तीन प्रकार की होती है, एक तो पुट्टिका होती है, एक ट्यूब्यूल टाइप की होती है, एक नलिका और एक पटलिका होती है, ठीक है। पुट्टिका, नलिका, पटलिका। अब पटलिका के नाम से याद होगा पट, मतलब ये एक सेप्ट बनाएगी, मतलब एक ये कोशिका को बांटने का काम करेगी। तो पटलिका मीजोजोम क्या कार्य करती है, विभाजन का निर्माण करती है, मतलब विभाजन करवाती है। पुट्टिका, पुट्टिका जो होती है वो अनुवांशिक पदार्थ का गुणन करवाती है, डबल करवाती है, मल्टीप्लिकेशन। नलिका जो होगी उसका सबसे मेन काम है, वो क्या है, वो क्या काम है, मीजोजोम जो है, सॉरी, जो नलिका है ना, ये मीजोजोम क्या करती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के समवृत्ति संरचना होती है, मतलब उसकी तरह कार्य करती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन करवाता है, एनर्जी बनवाता है, ठीक है। तो ये श्वसन में सहायता करती है, मतलब इसके अंदर श्वसन में सहायता वाले इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम, मतलब एक तरह से ये श्वसन करवा रही है, ठीक है। अब देखो भाई, इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण किसने करा था, ब्लू ग्रीन एल्गी ने तो करा था ना, जिसमें ऑक्सीजन निकली थी, और O2 क्रांति इसे हम बोलते हैं। तो किसने करा था, साइनोबैक्टीरिया ने करा था। अब साइनोबैक्टीरिया ने जो करा था ना ये प्रकाश संश्लेषण, ये कौन से वर्णक की मदद से करा था, ये भी मीजोजोम की मदद से करा था। और जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्णकी लवक, मतलब इसकी कोशिका झिल्ली क्या हुई थी, विस्तार हुई थी, और जिससे इन्होंने वर्णकी लवक बनाए थे, किसने, साइनोबैक्टीरिया ने। अब वर्णकी लवक क्या है, एक तरह का जीवाणु क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जैसे प्लांट्स में रहता है, जो कि किसमें भाग लेता है, जो कि श्वसन करवाता है, ठीक है। अब जीवाणु कोशिकाएं चलनमय अथवा अचलनमय हो सकती है, मतलब ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो चल सकते हैं, जिनके अंदर फ्लैजिला होगी, जिसके जो चल सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो जिनके जो चल सकते हैं उनके पास कशाभिका होगी, फ्लैजिला होगी। अब ये फ्लैजिला क्या होती है, ये फ्लैजिला, तो ये फ्लैजिला जो होती है वो तीन भागों से बनी होती है, मतलब बटी रहती है एक तरह से। एक तो तंतु जो लंबा से निकलता है, एक अंकुश जहाँ से ये जुड़ी रहती है, ठीक है, और एक इसका आधारित शरीर, ठीक है। तो अंकुश, तंतु और आधारित शरीर, और सबसे बड़ा आकार में कौन रहता है, तंतु, है ना।
अच्छा कशाभिका आकार में सबसे बड़ी होती है। अच्छा ये तो ठीक है, ठीक है। तो अब देखो भई हम क्या देख रहे हैं, एक सेल को देख रहे हैं, एक बैक्टीरिया का सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, जिसमें हमने मान लो कशाभिका है तो वो भी देख ली कशाभिका ये ऐसे-ऐसे करके उसको चलवाती है, ठीक है। अब देखो हम जब सेल को देखते हैं तो उसके बाहर ना एक कुछ निकले-निकले से नुकीले से होते हैं जिसको हम बोलते हैं पिलाई, है ना? क्या बोलते हैं? रोम, पिलाई बोलते हैं। अब ये पिलाई क्या होता है? एक प्लीन प्रोटीन से बनी संरचना होती है जो कि क्या करती है जीवाणुओं को आपस में जोड़ती है। अब जीवाणु को मान लो एक अपनी बॉडी अपने उससे आनुवांशिक पदार्थ दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करना है, तो वो क्या करेगा अपने पिलिन से या पिलाई से उसको जोड़ लेगा दूसरे जीवाणु को। अब जोड़ने के बाद क्या होगा आनुवांशिक पदार्थ का आदान-प्रदान होगा, ठीक है? इस तरीके से। तो अब हम देखेंगे उसके ऊपर झालर, फिम्बरे भी लगे होते हैं, झालर, फिम्बरे। फिम्बरे क्या करते हैं ये चट्टानों से, पेड़-पौधों से, हमसे हर जो भी चीज़ होती है, उनसे चिपकने का काम करते हैं, ठीक है? क्या? फिम्बरे, झालर जिसे बोलते हैं और रोम, पिलाई एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु को चिपकने में, ठीक है? अब हमने ज़्यादातर सारी ही बात खत्म कर ली है, किसमें? प्रोकैरियोट सेल में। 1-2 टॉपिक और रह रहे हैं सर राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है भाई? देखो राइबोसोम हाँ, तो राइबोसोम एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम मतलब क्या होता है झिल्ली नहीं रहती है मतलब दोनों में ही झिल्ली नहीं रहती है, ठीक है? सॉरी, सॉरी। तो झिल्ली रहित होता है, ठीक है? प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी, ठीक है? अब ये सबसे छोटा अंगक भी होता है भाई, ठीक है? अब यूकैरियोट्स हम पढ़ेंगे उसमें भी, अब इसमें भी, ठीक है? देखो भाई नहीं और भी होते हैं नहीं हाँ और हो गई क्या, ठीक है? तो 15 से 20 नैनोमीटर आकार होता है इसका, ठीक है? और ये जो होता है ये जीव द्रव्य अच्छा झिल्ली से जुड़ा हुआ रहता है राइबोसोम सॉरी राइबोसोम जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़ा होता है और कुछ राइबोसोम एमआरएनए के साथ जुड़कर प्रोटीन का भी निर्माण करते हैं, ठीक है ना? अब 2 उप इकाइयों से बना होता है, देखो भाई ये जो राइबोसोम है ये 2 उप इकाई से बना रहता है, ठीक है? इकाई को क्या बोलते हैं? इकाई को यूनिट्स बोलते हैं, 2 यूनिट्स से बना होता है, ठीक है? एक 30 और एक 50। अब इसी तरीके से यूकैरियोट्स में पढ़ोगे 40 और 60। देखो 40 और 60 मिलकर 100 होते हैं, पर आपको पता लगेगा कि वो 80 एस होते हैं, ठीक है? और यहाँ पर 30 और 50 कितने होते हैं? 80 होते हैं, पर यहाँ आपको देखने को मिलेगा 70 एस। तो कुल मिलाकर ये 70 एस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक श्वीटबर्ग इकाई है, एक सेडिमेंटेशन इकाई है जिसको हम जोड़ते घटाते नहीं मतलब ये एक तरह से प्रक्रिया होती है राइबोसोम को अलग करने की। 2 इकाई से बना होता है। ये देखो मान लो ये राइबोसोम है, 2 इकाई है इसकी। मान लो अगर हमें छोटी वाली इकाई को 30S को अलग करना है, तो हमें मतलब 30S क्या है? देखो कैसे बना मान लो मुझे इन राइबोसोम को अलग करना है, तो मैं क्या करूँगा इसको बहुत तेज़ घुमाऊँगा। एक मशीन आती है ना उसमें लैबोरेटरी में यूज़ होता है उसका, उस मशीन में उस बैक्टीरिया को डालकर उसको घुमाऊँगा, बहुत तेज़ घुमाऊँगा। उसकी स्पीड मान लो मैंने 30S कर दी। अब वो 30S स्पीड करने के बाद वो छोटा वाला निकल गया। अब जब मैंने उसकी स्पीड 50 करी 50S तो वो बड़ा वाला निकल गया। तो मैंने कहा कि छोटा वाला 30S बड़ा वाला 50S ऐसे करके और अगर मान लो मैं दोनों को ही निकालना है तो मैंने जब 70S करा तो दोनों ही निकल गए। तो राइबोसोम कैसा है प्रोकैरियोट्स में 70S तो इस तरीके से ये हमने बनाया है, ठीक है? अब ये झिल्लीहीन संरचना होती है, देखिए। अब राइबोसोम के ऊपर क्या होता है प्रोटीन होता है, मतलब राइबोसोम भी प्रोटीन से बना है और राइबोसोम भी प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे जाके आपको पता लगेगा कि जो हाँ, तो न्यूक्लियोलस आपको पता लगेगा राइबोसोम की फैक्ट्री होती है ना? मतलब न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के भी अंदर रहता है, ठीक है? वो राइबोसोम बना रहा है और राइबोसोम खुद प्रोटीन से बना है, वो प्रोटीन बना रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से है। अब राइबोसोम के अंदर एमआरएनए एक आरआरएनए सॉरी आरआरएनए होता है जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, ठीक है? उसके ऊपर प्रोटीन होता है और इसके अंदर क्या होता है आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए होता है, ठीक है? अब ये राइबोसोम एमआरएनए के साथ एमआरएनए क्या है एक मैसेंजर आरएनए है संदेश वाहक है उसके साथ जब मतलब एक श्रृंखला की तरह होता है मान लो आरएनए क्या है भाई एक तरह का क्या कहते हैं हम डीएनए की तरह होता है जैसे इस तरीके से वो श्रृंखला होती है ना इस तरीके से एमआरएनए के साथ जब हमारा आरएनए जुड़ेगा तो वो एक क्या बनाता है एक बहुराइबोसोम या बहुसूत्र बनाता है ठीक है और यही प्रोटीन का निर्माण करते हैं जब उसके साथ ऐसे संबंध बना लेता है ठीक है
अब देखो भाई, प्रोटीन की फैक्ट्री इसीलिए कहते हैं राइबोसोम को, क्योंकि वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब लास्ट का टॉपिक बचा है अंतविष्ट पिंड। अब ये इंक्लूजन बॉडी इसे बोलते हैं। ये होता क्या है, देखो भाई, हमारे घरों में क्या होता है, जब भी खाना बच जाता है तो उसको हम फ्रिज में डाल देते हैं, या जब यूजेज में नहीं रहता है। इसी तरीके से एक सेल में क्या होता है, जब खाना बच जाता है या मान लो कोई पदार्थ है जिसका यूज नहीं है, तो उसको ये एक एक संरचना में डाल देते हैं, एक एक इकट्ठा करके एक जगह पर डाल देते हैं, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अंतविष्ट पिंड बोल रहे हैं। पिंड है ना, एक बॉडी बना देते हैं, इंक्लूजन बॉडी उसे बोल रहे हैं। तो बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतविष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं, ठीक है। अब ये भी झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते, स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं एक जगह। अब कौन कौन से रहते हैं, और ये कौन ही डालता है, कौन सा बैक्टीरिया डालता है, तो ये बैगनी और हरे, नील हरित गैस राजधानी वाले प्रकाश संश्लेषी जीवाणु करते हैं, ठीक है। कौन, बैगनी और हरे वाले नील हरित प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ठीक है। उदाहरण में फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं, ये तीनों क्या रहती है, इसके अंदर रहती है। फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं, ये सब रहती है, ठीक है। तो इसके साथ हमने प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उसको पूरा खत्म करा है। सिंपल था, ज़्यादा वो नहीं था। स्लाइडेन याद रखना है, मेथियस स्लाइडेन, है ना। थियोडोर स्वान, मेथियस स्लाइडेन 1838 में, और थियोडोर स्वान 1839 में, ठीक है। उसके 1-2 साल का फ़र्क है। 1838 में मेथियस स्लाइडेन, थियोडोर स्वान 1839 में, और रेडॉल्फ बिट्चू 1855 में। वो जर्मनी के थे, ये ब्रिटिश के थे, ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने माइक किसकी खोज करी थी, सेल मेम्ब्रेन की। और रेडॉल्फ बिरचू जो थे, उन्होंने कथन दिया ओमनिस सेलुला की पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हो रहा है, ठीक है।